वेल, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना 9th यूनिट स्टार्ट करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आज फिर से हम लोग अपना सिलेबस वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हैं। बस आपकी ये 9th यूनिट है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, तो यूनिट नंबर 9। जी, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान और खेल। मनोविज्ञान और खेल, एक्चुअली साइकोलॉजी जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एज ऑन डेट इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। आज की डेट में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं, और वो रीजन ये है कि आज के दौर में एक्सपेक्टेशन और अचीवमेंट के बीच बहुत लंबा गैप आ जाता है, बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन कई बार अपने करियर से भी हाथ धो बैठते हैं। उनका करियर भी स्पॉइल हो जाता है कई बार। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन इतनी ज्यादा है कि हजारों लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग ओलंपिक जाना चाहते हैं, हजारों लाखों लोग इंडिया खेलना चाहते हैं, हजारों लाखों एकेडमीज हैं जहां लोग तैयारियां करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से क्या सभी चले जाते हैं? जो तरीके से मेहनत करते हैं, अपने कोचेस के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जीवन में डिसिप्लिन रखते हैं, डेफिनेटली वही डेडिकेशन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ जो हार्ड वर्क करता है और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, वो लोग ही आगे तक जा पाते हैं। हम देख लेते हैं, हमने देखा कि इंडिया ने वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीत लिया, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, उसके पीछे की मेहनत असल में उन खिलाड़ियों के साथ साथ जो उनको पुश कर रहा है वो है उनका कोचिंग स्टाफ। अमोल मजूमदार एक नाम है जो गुमनामी के अंधेरों में छुप गए थे। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली और अमोल मजूमदार, ये तीनों मुंबई की तरफ से ही खेलते थे। और वो सचिन तेंदुलकर का दौर था, मैं आपको सच बताऊं, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते थे। अमोल मजूमदार भी बहुत बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन जब आपसे बहुत बढ़िया प्लेयर आप ही की टीम में हो तो आप उसकी छाया में छिप जाते हो। समझ रहे हो? अपने पहले ही रणजी मैच में 234 का स्कोर उन्होंने किया था। अपने आप एज अ प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन आज इंडिया उनकी कोचिंग में वुमेन्स का वर्ल्ड कप जीता है, पहला वर्ल्ड कप जीता है। 2005 की बात कर ली, सारे 2000 के दिन दौरान मेरे ख्याल से तीसरी बार हम लोग अब की बार फाइनल में गए थे। पहले 2 बार हम लोग हार चुके थे फाइनल, एक बार इंग्लैंड से तो एक बार मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई ये चीजें बहुत बहुत जरूरी होती हैं। एक्चुअल में आपका कोच और कोचिंग स्टाफ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अचीवमेंट कर पाओगे जीवन में। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी चैप्टर जो है उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जब मेंटल टफनेस आपका बढ़ जाता है तो ही आप किसी लक्ष्य के पीछे दिन रात लगे रहते हो। हमेशा आपके मन में एज अ प्लेयर ये भी रहना चाहिए, नेवर गिव अप। कभी भी आपको मेहनत करनी छोड़नी नहीं है, मेहनत करनी बंद नहीं करनी है। अगर आपने वैसा कर दिया तो मामला डगमगा जाएगा। ये जो चैप्टर है इसमें वही सारी चीजें आप लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है हमें। इससे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी ट्रेन, कैसे हमको ट्रेनिंग लेनी है,
स्पोर्ट्स में। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हमें मेंटली टफनेस कैसे आती है, कैसे हम मेंटली टफ हो सकते हैं, या कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है, कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों को मैं थोड़ा रोकते हुए आ जाते हैं टॉपिक पे। साइकोलॉजी क्या है? एक्चुअल में साइकोलॉजी के बारे में अलग अलग मत अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, और स्टार्टिंग से ही साइकोलॉजी को सबसे पहले कहा गया कि साइकोलॉजी तो माइंड का अध्ययन है, फिर कहा गया सोल का, फिर कहा गया कॉन्शियसनेस का। इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, इट इज द स्टडी ऑफ सोल, इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, समझिए थोड़ा। स्टार्टिंग में जो इसकी डेफिनेशन दी गई, कहा गया कि जो साइकोलॉजी है, किसी के दिमाग को पढ़ना साइकोलॉजी है। कितना पॉसिबल है किसी के दिमाग को पढ़ना? नहीं चल पाई है डेफिनेशन। उसके बाद कहा गया ये आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के बारे में किसी के कितना जान पाओगे, वो भी खारिज कर दी गई। कॉन्शियसनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस का भी विज्ञान इसको बताया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस डेफिनेशन को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। तीनों डेफिनेशन खारिज होने के बाद फिर एक डेफिनेशन आपकी आती है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी कि खेलों की दुनिया में जो एथलीट है उसके व्यवहार को जानना ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। दो चीजें हैं, तो दो चीजें हम दोनों की दोनों पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है एक्चुअल में। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या है बेटा? मानव के व्यवहार के बारे में जानना ही साइकोलॉजी है। अब एक चीज तो साइकोलॉजी है, ये तो हो गई साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? क्या है? क्या है एक्चुअली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी is the study of athletes behavior in the field of sports and games, sports and games। यही आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को दिया किसने? कॉलमैन ग्रिफिथ। कॉलमैन ग्रिफिथ आ सकता है नाम, इंपॉर्टेंट नाम है कॉलमैन ग्रिफिथ, ठीक है। ये आदमी साइकोलॉजी विलियम वुंट, विलियम वुंट, ठीक है। तो ये दो नाम हैं, इनको आपको याद करना होगा। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मैं पेपर जब आपको सोल्व करवाया था हाफ ईयरली का, मैंने जो बार बार मैं चीजें बताता हूं आपको, वही एमसीक्यू में ज्यादातर आई हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं रहती। मैंने आपको 10 बार बोला है, जो यहाँ लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था नॉकआउट, और फिर नॉकआउट के बाद बताया था सिंगल एलिमिनेशन। आया सिंगल एलिमिनेशन? तो ऐसे ही करके ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजी आपके पेपर में यूज होती हैं, ठीक है। ऐसे ये साइकोलॉजी विलियम वुंट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कॉलमैन ग्रिफिथ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना ही, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही क्या है? साइकोलॉजी। गॉट इट? ओके।
उसके बाद आ जाता है बेटा पर्सनैलिटी। क्या आता है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी एक्चुअल में क्या है? जो पर्सनैलिटी आपकी बनी है वो पर्सोना नाम के एक वर्ड से बनी है। किससे? पर्सोना। और पर्सोना क्या है? कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है आपका पर्सोना। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं छोटी छोटी, एक नंबर में फटाफट आ जाती है एमसीक्यू में। पर्सोना, पर्सनैलिटी किससे बनी है? पर्सोना। और पर्सोना किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है बेटा मास्क। मास्क यानी कि चेहरे के ऊपर चेहरा लगा करके रखना। जो आर छूट गया क्या? अच्छा, PER, ठीक है, पर्सोना। ठीक है, पर्सोना। तो पर्सोना का जो मीनिंग होता है वो होता है मास्क। 99% लोग आज एक फेस के ऊपर दूसरा फेस, दूसरे के ऊपर तीसरा फेस, तीसरे के ऊपर चौथा फेस, है ना। जिस आदमी को भी देखना है देखो बार बार, एक चेहरे के पीछे चेहरे हैं हजार, है ना। एक आदमी को देखना है तो देखो बार बार, एक चेहरे के पीछे चेहरे हैं हजार। तो किसी पे उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, उतना जल्दी चीजें नहीं माननी है किसी की, क्योंकि दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं? दुनिया में वही चीजें चल रही हैं ड्रामेबाजी वाली, झूठ वाली, है ना। झूठ मूठ के धंधे ज्यादा फैले हुए हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है, होते कुछ है, दिखते कुछ है। तो उन चीजों को देखना है, ओके, उन चीजों से बचना है। रियल लोग हैं उनके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता, उनको टारगेट किया जाता है ना। जो अच्छे लोग हैं उनकी कोई सुनता नहीं। और जो क्या करें, ज्यादा बोलते हैं तो झूठ बोलेंगे, ऐसे कोई तथ्य पे बात कर ही नहीं सकता। विद्वान लोग देखे होंगे, किसी को देख लेना बहुत कम बोलते हैं, जब मुद्दे की बात आती है तब बोलते हैं। और जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। समाज में ऐसा ही टाइम आ गया आज के टाइम में। तो हमें आदमी को पहचानना आना चाहिए। ओके, तो पर्सोना, पर्सोना का मतलब हो गया मास्क। जैसे एक ड्रामे में, नुक्कड़ नाटक में, किसी फिल्म में एक अभिनय करते टाइम मेरा नाम कुछ और है और मैं किसी और के नाम से अभिनय कर रहा हूं, वो भी चीज मुखौटे में आ सकती है। ठीक है, तो वही होती है पर्सनैलिटी, यानी कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जो चीज हमें बताती है वो है आपकी पर्सनैलिटी। समझ आ रहा है? आपके व्यक्तित्व के बारे में जो हमें चीज बताती है उसको हम कुल मिलाकर के पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी को आप दो तरह से पढ़ सकते हो, डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, डायमेंशन भी आए हैं और टाइप भी आए हैं। तो देख लेते हैं पर्सनैलिटी। सबसे पहले पर्सनैलिटी के डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। जी, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी की बात करोगे तो चार टाइप के डायमेंशन होते हैं पर्सनैलिटी के। और एक चीज और ध्यान रखें, बच्चा गलती करके कहां आता है बोर्ड में, वो भी बताता हूं मैं साथ साथ, और बताता हुआ चल रहा हूं फिर से। डायमेंशन में तो टाइप लिख देंगे और टाइप में डायमेंशन लिख देंगे, क्योंकि डायमेंशन भी चार ही हैं और पर्सनैलिटी के टाइप भी चार ही हैं, तो गलती नहीं करनी है। डायमेंशन क्या है? फिजिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। ठीक है, मैंने अभी कहा था जिस आदमी को देखना है देखिए बार बार, तो डायमेंशन की बात हो रही है, तो डायमेंशन भी उसी तरह से हैं। डायमेंशन को समझिए, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी।
डायमेंशन की बात आएगी तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, ऑलवेज 4 टाइप्स के आपके डायमेंशन होंगे। 4 ही टाइप की आपकी पर्सनैलिटी के टाइप हैं, ध्यान रखना। तो डायमेंशन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। फिजिकल, सबसे पहले कोई नया इंसान आपसे मिलता है, आप सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं। आपका दोस्त, आपके सामने कोई नए टीचर आए, आपके सामने कोई नए प्रिंसिपल आए, आपके सामने कोई नए इंसान आए, तो आप सबसे पहले उसका क्या देखते हैं? सबसे पहले आप उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं। इस इंसान ने कपड़े कैसे पहने हैं, घड़ी कौन सी पहनी है, हेयर स्टाइल क्या है, वियर्ड कैसी है, बाल दाढ़ी वाड़ी ठीक है कि नहीं है। लड़के हैं तो ऐसे देखेंगे, लड़की हैं तो कैसे देखेंगी, फिगर कैसा है, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, रंग कैसा है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं, उससे हम इंप्रेस होते हैं। या तो इंप्रेस होते हैं या नहीं होते हैं, दो ही चीज होती है, या तो इंप्रेस होते हैं या नहीं होते हैं। क्या होता है, कोई लड़का, कोई दोस्त ही आपका आ गया, यार बड़ा फिट है लड़का, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी पर्सनैलिटी इसकी तो बड़ी प्यारी है। सबसे स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं? फिजिकली, फिजिकली कि शरीर कैसा है, ठीक है। चलो, सेकंड हो गया मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन के बारे में आप तब तक पता नहीं कर सकते किसी के, जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा, जब तक वो बोलेगा नहीं, बोलेगा उस टाइम तक, या बोलेगी उस टाइम तक आपको नहीं पता लगेगा यहां क्या है, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमें पता लगता है सामने वाले का मेंटल लेवल क्या है, सामने वाले की थिंकिंग क्या है, सामने वाले का परसेप्शन क्या है, सामने वाला करना क्या चाहता है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन साथ में रहेंगे, तो धीरे धीरे पता चलता जाता है। क्योंकि मैंने आपको अभी फिर कहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से मोह लेते हैं। वैसे भी इंसान आज के टाइम में 90, 95, 98% लोग वैसे ही हैं जो झूठ बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं, और वो लोगों को यकीन दिला देते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप उन्हें पकड़ जाओगे, आपको एक्सपीरियंस है तो आप उन्हें पकड़ जाओगे, अदरवाइज वो आपके पकड़ में नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? तो दूसरा क्या हो गया? मेंटल। दूसरा हो गया मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन का पता कब लगेगा? जब बातें होंगी, डिस्कशन होगा। उसके बाद है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन यानी कि समाज में आपने अपनी क्या रेपुटेशन बना रखी है, जो समाज में आपकी रेपुटेशन है, सोसाइटी में जो आपकी रेपुटेशन है, वो सोशल डायमेंशन का हिस्सा है। कैसे कैसे बनाएंगे आप रेपुटेशन? आप बिहेव कैसे करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपने छोटों से प्यार से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। बड़ों से तो सब चलो आदर से बात कर लेते हैं, प्यार से बात कर लेते हैं, चाहे डर मान लीजिए या शर्म मान लीजिए, लेकिन छोटों को कैसे टैकल करते हो? बड़ों को इज्जत देते हो कि नहीं देते हो? हेल्पफुल कोई है उसकी हेल्प करते हो कि नहीं करते हो? वो सारी चीजें आपकी सोशल डायमेंशन में आती हैं। कोई नीडी पर्सन है, किसी को जरूरत है किसी सामान की, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप किसी के काम में बाधा तो नहीं पहुंचाते? कोई आदमी अपना काम करने जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसका काम कैसे बिगाड़ूं, वैसी मानसिकता तो नहीं है आपकी। अगर वैसी मानसिकता है तो आप समाज में रहने लायक नहीं है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप सोशल डायमेंशन को टिक करते हैं। उसके बाद आया था इमोशनल डायमेंशंस। इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या होता है? वही चीजें आएंगी कि आप जब खुश होते हैं, आपका अपनी भावनाओं के, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रहता है कि नहीं रहता है? जब आप दुखी होते हैं तो इतने ज्यादा दुखी तो नहीं हो जाते कि आपको पता ही नहीं चलता क्या होता है? आप ज्यादा डरते तो नहीं, आप ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते, आप ज्यादा भावनाओं में तो नहीं बह जाते? तो वो सारी चीजें इमोशंस में आपकी आती है। जब ये चारों एस्पेक्ट आप अच्छे से टिक करते हो, तभी आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी समझी जाती है। आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप जूता कैसे पहनते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, वो सारी चीजें, एवरीथिंग शुड बी काउंटेड इन द डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। क्लियर? तो समझ गए? तो किसी के चमकदार आंखों हैं, सुंदर चेहरे हैं, और अच्छी बॉडी को देख के एकदम से
पागल नहीं हो जाना है। पहले उसकी ये चारों चीजों के बारे में देख लीजिए, उसके बाद अपना स्टेटमेंट दीजिए कि ये इंसान कैसा होगा। खाली फिजिकली देख के ये ना कहें कि यार क्या पर्सनैलिटी है, यार क्या लड़का है, क्या लड़की है, ऐसे नहीं है। पता लगा पर्सनैलिटी फिजिकली तो बहुत बढ़िया है और अंदर भूसा भरा हुआ है ना। तो उन चीजों को देखना है, ये सारी चीजें हमें अपनी चेक करके चलनी है। क्लियर? अब थोड़ा टाइप भी देख लेते हैं, टाइप भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। जी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स में क्या है बेटा, टाइप्स भी 4 ही हैं और बच्चा गलती करता है यही, डायमेंशन और पर्सनैलिटी में के टाइप में गड़बड़ कर देता है। ध्यान रखना, सबको सचेत कर रहा हूं, अभी से अवेयर कर रहा हूं। पर्सनैलिटी के टाइप भी 4 ही होते हैं, ए, बी, सी, देन डी। जो फर्स्ट वाले होते हैं कॉम्पिटिटिव होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं बेटे? कॉम्पिटिटिव। ठीक है ना? ये इजी गोइंग होते हैं, इजी गोइंग बी वाले क्या होते हैं? इजी गोइंग, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव। ये स्ट्रेस्ड टाइप के लोग होते हैं। ठीक है? और ये जो रहते हैं ये इंट्रोवर्ट टाइप रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? ये एक एक वर्ड मैंने लिखा है, ये आपको याद रखवाने के लिए लिखा है, पर इसमें लिखना बहुत ज्यादा है। कैसे? जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो हार्ड वर्कर भी होगा, वो ऑनेस्ट भी होगा, वो पंक्चुअल भी होगा, वो डिसिप्लिन्ड भी होगा। ये सारी चीजें उसमें होंगी तभी तो वो कॉम्पिटिटिव होगा। कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो उसको गुस्सा आएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर उसका फटाक से हाई हो जाएगा। कोई उसके कहे अनुसार काम नहीं करेगा तो भी हाइपरटेंशन उसको हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी? ए में पर्सनैलिटी ए में। ये तो मैंने खाली आपको एक क्या दिया है, निमोनिक याद करने के लिए, जिससे आपको फटाफट याद हो जाए। बी इजी गोइंग होते हैं। इजी गोइंग का मतलब क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे नेचर में, लेथार्जिक होंगे, आलसी होंगे, हैप्पी गो लक्की टाइप के होंगे, खुश रहने वाले होंगे, खुश मिजाज होंगे, ज्यादा टेंशन उनको लेनी नहीं है, मुझे ज्यादा नंबर नहीं लेके आने, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ज्यादा जीवन में कुछ करना ही नहीं है, ज्यादातर खुश रहने टाइप के लोग होंगे। ठीक है? ज्यादा स्ट्रेस लेते नहीं है किसी चीज की। जो तीसरा नंबर है, ये लोग कहीं ना कहीं अपने एक्शंस में बिलीव नहीं करते। ये ज्यादा सोचने विचारने में टाइम को निकाल देते हैं। आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, आज इस काम को करूंगा, कल उस काम को करूंगा, सोचते रहते हैं, करते नहीं है। इसीलिए होता क्या है, इनका काम टाइम पे नहीं होता और फिर ये नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, टेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनकी डे बाय डे इनकी चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं, काम बढ़ता चला जाता है, वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा तो दिक्कतें होंगी। जो वेरी फर्स्ट डे से अच्छे से काम करता है उसको टेंशन होगी क्या? नहीं होगी। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट्स। ये क्या है? ये अपने एक्सप्रेशन नहीं बता पाते किसी को भी, अपने व्यूज शेयर नहीं कर पाते किसी से भी, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अपनी बातें नहीं समझा पाते किसी को भी। समझ रहे हैं? तो ये उस टाइप के लोग होते हैं, डी। ठीक है, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही करेंगे, बाकी इसके आगे कल आप लोग सेकंड वाले चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज हैं वो लर्न करके आएंगे सभी। चलिए, थैंक यू।